बुलेटिन की शुरुआत गुजरात में किसानों के मुद्दे पर सुलझी रही राजनीति से। बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी किसान महापंचायत कर रही है। कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए किसान आक्रोश पदयात्रा का ऐलान कर दिया। सोमनाथ मंदिर से द्वारका तक 800 किलोमीटर की ये पदयात्रा कल से शुरू हो रही है। किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ किया जाए, देश के और राज्यों में किसान अपना इंश्योरेंस ले सकता है, गुजरात में इंश्योरेंस नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कल 6 तारीख को किसान आक्रोश यात्रा शुरू कर रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी फुल फॉर्म में है। अलग अलग मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रही है और अब कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मेगा प्लान तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी कल यानी 6 नवंबर से 13 नवंबर तक सौराष्ट्र में किसान आक्रोश यात्रा निकालेगी। ये पदयात्रा सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर से शुरू होगी, फिर जूनागढ़, सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर होते हुए द्वारका पहुंचेगी। 13 नवंबर को बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। ये हमारी मांग है। किसानों के इस दुख भरे वक्त पे कांग्रेस पार्टी कल 6 नवंबर से ट्रैक्टरों के साथ सोमनाथ से यात्रा शुरू कर रही है और पूरे सौराष्ट्र को कवर करते हुए हमारी ये यात्रा द्वारिका तक जाएगी और हर जगह जो किसानों की समस्या है उनको एक जिम्मेवार ऑपोजिशन पार्टी के नाते हम उठाएंगे और उनके न्याय के लिए हमारी लड़त रहेगी। गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने किसान जन आक्रोश पद यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली है। सोमनाथ से द्वारका तक होने वाली 800 किलोमीटर की यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता किसानों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार करेंगे। कांग्रेस की 5 मांगों में सबसे बड़ी मांग किसानों की कर्ज माफी है। जामनगर में और ऊना में कुछ ही घंटों पहले 2 किसानों ने आत्महत्या की है और सरकार इसके प्रति कोई ध्यान नहीं देती है। हमारी मांग है कि किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ किया जाए, किसान को जितना जिसका क्रॉप था उसका उतना पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस ये भाजपा सरकार ने बंद नहीं किया होता तो ये मांग करने की जरूरत नहीं थी। तो जिसका जितना क्रॉप उसको उतना पूरा मुआवजा मिले, वो मांग है। गुजरात के कई जिलों में बेमौसम बारिश से किसानों की मूंगफली, कपास, तिल और ज्वार जैसी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खेत पानी में डूब गए, जिससे फसलें बर्बाद हो गई। अब किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जल्द से जल्द किसानों को राहत पैकेज देने की मांग कर रही है। हम किसान लोग यहाँ पर सौराष्ट्र में जिस तरीके से यहाँ पर कमोसमी बारिश की वजह से परेशान हैं, इसीलिए किसानों के दुख दर्द को जानने के लिए और उनको हुए नुकसान को किसी तरीके से सरकार जो है इनकी सुने और किसानों का कर्जा पूर्ण रूप से माफ करे, किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे और किसान की क्रॉप इंश्योरेंस की योजना को दोबारा लागू करे, पशुपालकों को दूध के लिए MSP दे और घास चारा और जो पशु आहार है उसमें सब्सिडी दे, किसानों की जबरन जमीन जो सरकार और उद्योगपति ले रहे हैं उसको बंद करके पूरा मुआवजा दे। हालांकि गुजरात सरकार किसानों को हुए नुकसान का सर्वे करवा रही है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक खेतों में जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं और जल्द ही किसानों को राहत पैकेज देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आक्रामकता से साफ है कि आने वाले दिनों में सियासी घमासान और बढ़ने वाला है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी और अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।
कांग्रेस की किसान जन आक्रोश पदयात्रा का ऐलान होते ही गुजरात सरकार भी तुरंत एक्शन में आ गई। कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने पीसी बुलाई और किसानों से समर्थन मूल्य पर 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन की फसल को खरीदने का ऐलान कर दिया। तकरीबन 125 मण खरीदी गुजरात में होगी। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिस तरह से बोया गया है मगफली, अन्य भी जो तेलबिया पाक है वो MSP में जो लिए गए है उसको भी हम खरीदेंगे। माननीय भूपेंद्र भाई और नायब मुख्यमंत्री आदरणीय हर्ष भाई ने केंद्र सरकार से बात की और 25% जो नीति नियम है उससे भी ज़्यादा करके हमने 125 मण खरीदी करने का निर्णय मगफली में किया है। अन्य जो धान है, उड़द, मग और सोयाबीन, वो भी जितना भी हुआ है उस तरह से उसकी भी खरीदी राज्य सरकार करेगी। जामनगर में खस्ताहाल सड़कों और कीचड़ की समस्या को लेकर कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता कीचड़ से सने कपड़े पहनकर नगर निगम पहुंचे, ज्ञापन देकर जल्द समाधान की अपील की। हालांकि इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन भी तुरंत हरकत में आया। अधिकारियों ने कुछ ही देर बाद सड़क की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। योगेश्वर धाम, तिरुपति, बालाजी, ये सारा मतलब बालाजी में तो 2 साल से प्रॉब्लम है। योगेश्वर धाम में कम से कम 10 साल से रोड का प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुआ है और हम लोग 10 साल से ऊपर से टैक्स भर रहे हैं, रोड का, ये गटर का, कचरे का, किस चीज़ का नहीं भर रहे हैं। सारा पैसा तो भर ही रहे हैं हम लोग, तो उस हिसाब से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली। ये 15 साल में योगेश्वर धाम में हम उधर सेटल हुए, नर्क की स्थिति है योगेश्वर धाम में। अहमदाबाद में हत्या की ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई जिसने दृश्यम फिल्म की यादें ताज़ा कर दी। अहमदाबाद की रहने वाली रूबी ने अपने प्रेमी और 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। शव के टुकड़े टुकड़े करके अपने ही घर में किचन में दफना दी। 14 महीने बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। दृश्यम फिल्म की तर्ज पर खौफनाक कांड। पत्नी ने प्रेमी के साथ रची खतरनाक साजिश। पति की हत्या के बाद किचन में दफनाया शव। अहमदाबाद का फतेहवाड़ी इलाका, मकान नंबर A6। 14 महीने पहले समीर अंसारी का यही पता था। समीर अंसारी अपनी पत्नी रूबी के साथ इसी घर में रहा करता था, लेकिन 14 महीने पहले समीर अचानक लापता हो गया। उसका फोन बंद था। इन 14 महीनों में समीर को ना तो किसी ने देखा और ना ही उससे किसी की कोई बातचीत हुई। 3 महीने पहले अहमदाबाद ब्रांच की टीम ने तहकीकात शुरू की, कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू किया और आखिरकार पुलिस रूमी के प्रेमी और समीर की हत्या के आरोपी इमरान तक पहुंच गई। पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रूबी और समीर का लगभग आज से जो अभी तक ध्यान पे आया है कि 3 साल पहले शादी हुई थी। उस शादी के दरमियान उनका अंदर झगड़ा भी चलता था, ऐसा भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है। इसके बाद लास्ट ईयर इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी करके इसमें समीर की हत्या करी थी और उसके साथ जो रूबी के फ्रेंड्स थे उसमें ये इमरान, फैजू, साहिल वगैरह, इनको मददगारी के साथ इन्होंने मर्डर को अंजाम दिया था। आरोपी इमरान से पूछताछ के दौरान जो खुलासे किए गए उससे खुद पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल समीर अंसारी की हत्या की साजिश उसकी पत्नी रूबी ने अपने प्रेमी इमरान के साथ मिलकर रची थी। फिर रूबी, इमरान और उसके 2 दोस्त ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। चारों आरोपियों ने समीर के हाथ पैर बांधे और धारदार हथियार से हमला करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े करके घर के किचन में दफना दिया। इतना ही नहीं, किचन में शव दफनाने के बाद आरोपियों ने ऊपर से दोबारा टाइल्स भी लगा दी।
अहमदाबाद में दृश्यम फिल्म की याद दिलाने वाला, चौंकाने वाला एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। इस हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे और हत्या लगभग 14 महीने पहले की गई। 3 महीने पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक शख्स जो कि पिछले 1 साल से गायब है, जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी हत्या होने की आशंका व्यक्त की गई थी। क्राइम ब्रांच ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि शख्स की हत्या कर दी गई है। मेरे पीछे की तरफ की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वही A6 नंबर का मकान है जिसमें रहने वाले समीर की हत्या उसकी पत्नी रूबी ने उसके प्रेमी इमरान और 2 दोस्तों के साथ मिलकर की। कुल 4 लोगों ने मिलकर समीर की हत्या की और हत्या के बाद समीर की जो लाश थी उसे इसी घर के रसोई घर के अंदर दफना दिया गया। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पे फिलहाल जमीन को खोदकर जो लाश है उसके कंकाल निकाले गए हैं। पुलिस इमरान को साथ लेकर फतेहवाड़ी के मकान नंबर A6 में पहुंची और किचन में जमीन खोदकर शव के अवशेष बरामद किए, जिन्हें DNA रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। हमारी टीम के ACP साहब भरत पटेल साहब, इंस्पेक्टर SJ जाडेजा साहब, उनकी टीम द्वारा एक खूब गंभीर प्रकार का जो गुनाह था उसका भेद हमें मिला है डिटेक्शन में। उसमें ऐसा जानने में आया है कि एक महिला थी रूबी, उसने अपने पति को अपने दोस्तों के साथ मिलकर लास्ट ईयर मार डाला था और जो उसके बॉडी के पीसेस थे उसको उन्होंने किचन के नीचे खड्डा खोद के नई कंस्ट्रक्शन करके दबा दिया था। इसमें इमरान जो एक मुख्य आरोपी है, उसकी पुलिस ने अभी पूछपरछ चालू है और बाकी आरोपियों की अभी तफ्तीश और तलाश चालू पुलिस कर रही है। इस घर में समीर और रूबी पिछले 5 साल से रह रहे थे। दोनों के बीच इमरान को लेकर विवाद होता था। हालांकि समीर की हत्या कब और कैसे हुई, इसकी आसपास के लोगों को भनक तक नहीं लगी। ये तो देखो 5-6 बरस से उसको देखती थी। ये दोनों यानी बहुत अच्छे से रहते थे, पर एक बार रूबी कोई और को लेकर चली गई थी, वो यानी खबर पड़ी थी कि भाग गई थी। अब कोई और को लेके गई थी कि ऐसे गई थी, वो हमारे को नहीं है पता। बाकी वो उसका धनी उसको ढूंढ के लाया था, फिर साथ में रह रहे थे। तो अब वो तो कहते नहीं कि इंसान को शक जावे तो फिर इंसान टॉर्चर करे, तो इस तरह से इन लोग के बीच में कई लड़ाइयाँ होती रहती होगी। यहाँ तो यानी लगभग इन लोगों लॉकडाउन के पहले के रहते थे, ऐसी पता चली थी सबको, हम लोगों को। बाकी का ये हादसा हुआ यानी ये सब के बारे में नहीं पता चली है। तो जब क्राइम पेट्रोल आई, जैसे यानी पुलिस वाला है, क्राइम वाला आए, तो सबको यहाँ पे वो हुई तो पता चली। गुनेगार को यहाँ लाया, गुनेगार ने खुद ने कुबलाया अंदर, तो सबको यहाँ पे पता चली। फिलहाल पुलिस ने रूबी के प्रेमी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। अब रूबी और 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अब तक जिस प्रकार की हकीकत सामने आई है उसके मुताबिक रूबी फरार है। रूबी की छानबीन की जा रही है। आने वाले 1 से 2 दिन में पुलिस का कहना है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी के भी जो 2 लोग फरार हैं, जो हत्या में शामिल शख्स फरार हैं, उन्हें भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। खबर अहमदाबाद के एक ऐसे ब्रिज की जो सरकार की कमाई का महत्वपूर्ण जरिया बन गया। अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बने इस ब्रिज का नाम है अटल ब्रिज। हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। पर्यटकों में इस ब्रिज के क्रेज़ का अंदाज़ा ऐसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 3 वर्ष में इसे देखने 77 लाख से अधिक लोग यहाँ आ चुके हैं। भारत की पहली हेरिटेज सिटी अहमदाबाद की खूबसूरती में 4 चांद लगाता अटल ब्रिज इस शहर की खास पहचान बन चुका है। साबरमती नदी पर बना ये आइकॉनिक अटल ब्रिज सैलानियों के आकर्षण का विशेष केंद्र है। अटल ब्रिज साबरमती रिवर फ्रंट के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को जोड़ता है। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट के इस अद्भुत कारीगरी को देखने निहारने हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस फुटओवर ब्रिज पर चलते हुए सुकून के 2 पल बिताने जब आप कल बहती हुई नदी के बीच पहुंचते हैं तो नजारा बेहद खास लगता है। आलम यह है कि अटल ब्रिज आज की तारीख में पर्यटन से होने वाली राज्य की कमाई का अहम जरिया बन चुका है। 27 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया था।
इन 3 सालों में 77.71 लाख से ज्यादा सैलानी यहाँ घूमने पहुँचे। इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक महज 7 महीनों में ही 8.5 लाख से ज्यादा पर्यटकों ने सैर की। इन 3 सालों के दौरान राज्य को 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी हो चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट के जो टूरिज्म आते हैं, प्रवास के लिए आते हैं देखने के लिए, वो अवश्य अटल ब्रिज, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल जी, उनका सुशासन सप्ताह भी मनाया जाता है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। वहां पे अटल ब्रिज का निर्माण, एक आइकॉनिक ब्रिज बनाया गया है रिवर फ्रंट। उसका जो व्यूज देखा जाए तो हमारे जो काइट फेस्टिवल होता है, अलग रंग के जो काइट्स होते हैं, उसकी विंग्स बनाई गई है, पूरा मेटल पे तैयार किया गया है। ये फुटओवर ब्रिज पतंग के साथ साथ मकर संक्रांति के पर्व से प्रेरित है। करीब 300 मीटर लंबे इस पुल में फूड कोर्ट, बैठने की जगह और प्लांटेशन की जगह भी है। कांच, फाइबर और स्टील से बने इस पुल को करीब 74 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। इस लागत का करीब 37% हिस्सा अहमदाबाद महानगर पालिका ने महज 3 साल में ही पर्यटन से रिकवर कर लिया है। भारतीय मूल के डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीत लिया। ममदानी पिछले 100 वर्षों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने ममदानी का न सिर्फ विरोध किया था, बल्कि उन्हें पागल कम्युनिस्ट और यहूदियों का विरोधी बताया था। और तो और जोहरान ममदानी इजराइल से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की खुलकर आलोचना करते हैं। अमेरिका में चुने गए ये 3 चेहरे बड़े बदलाव और डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत को सीधे सीधे बयान कर रहे हैं। पहला चेहरा जोहरान ममदानी का है, जो अमेरिका के सबसे ताकतवर शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं और ममदानी ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को बुरी तरह हराया है। अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि ममदानी की जीत में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की हार है। दूसरा चेहरा है भारतीय मूल की गजाला हाशमी का। जी हाँ, डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी ने वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीत लिया है। इसके साथ ही गजाला हाशमी अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं, जिन्हें किसी राज्य में इतना बड़ा पद मिला है। गजाला हाशमी ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जॉन रीड को हराया है। और तीसरा चेहरा है आफ्ताब पुरेवाल का। भारतीय मूल के आफ्ताब पुरेवाल ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए अमेरिका के ओहायो राज्य के शहर सिंसिनाटी के मेयर का चुनाव दोबारा जीता है। आफ्ताब ने भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कोरी बॉमन को हराया है। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतकर जोहरान ममदानी ने जो धूम मचाई है, पूरा न्यूयॉर्क उनकी जीत का जश्न मना रहा है और जोहरान जोहरान चिल्ला रहा है। जोहरान की जीत बड़ी है क्योंकि भारतीय मूल के इस डेमोक्रेट उम्मीदवार को न्यूयॉर्क की जनता ने न सिर्फ अमेरिका के सबसे ताकतवर शहर का मेयर चुना है, बल्कि 50.4% वोट देकर रिकॉर्ड भी बनाया है। न्यूयॉर्क मेयर के चुनावी नतीजे आए तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी को 50.4% वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को 41.6% वोट मिले, जबकि तीसरे नंबर पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा को महज 7.1% वोट ही मिले। न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने ब्रुकलिन पैरामाउंट थिएटर में समर्थकों को संबोधित किया। ममदानी ने अपनी जीत को न्यूयॉर्क के हर नागरिक की जीत बताया। जोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव जीतने के बाद मां मीरा नायर को गले लगा लिया। ममदानी अपनी पत्नी के साथ जीत के बाद भाषण देने पहुंचे। विजयी भाषण के दौरान ममदानी और उनकी पत्नी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए नजर आए। जोहरान ममदानी के साथ पत्नी के अलावा उनके पिता महमूद ममदानी और मां मीरा नायर भी मंच पर मौजूद थे। आपको बता दें कि ममदानी मशहूर भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं। वही मीरा नायर जो मॉनसून वेडिंग और सलाम बॉम्बे जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुकी हैं। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे।
अपनी विक्ट्री स्पीच में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के 15 अगस्त 1947 की आधी रात को दिए गए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का जिक्र किया। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. ज़ोहरान क्वामे ममदानी का जन्म साल 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। ममदानी के पिता ने उन्हें क्रांतिकारी और घाना के पहले प्रधानमंत्री क्वामे एनक्रुमाह के नाम पर मिडिल नेम क्वामे दिया था। 7 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क आ गए। उन्होंने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से पढ़ाई की। साल 2014 में उन्होंने बोर्डन कॉलेज से बैचलर इन अफ्रीकन स्टडीज में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 2018 में ममदानी एक अमेरिकी नागरिक बन गए और 34 साल के ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर बनकर इतिहास रच दिया। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका का दिल कहा जाता है। यहाँ का मेयर होना सिर्फ एक शहर का मुखिया बनना नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक कुर्सियों में से एक पर बैठने जैसा है। यही वजह है कि इस चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें थीं। न्यूयॉर्क की सालाना जीडीपी करीब $2.3 ट्रिलियन है, यानी अकेला न्यूयॉर्क सिटी पूरे भारत की जीडीपी के आधे से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क का मेयर शहर के प्रशासन, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम पर कंट्रोल रखता है। The name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. You should learn how to say it because we got to get it right. ज़ोहरान ममदानी के विजय भाषण के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, और अब ये शुरू होता है। ये पोस्ट उस वक्त आई जब ममदानी ने अपने भाषण में सीधे ट्रंप का नाम लेते हुए उन्हें निशाना बनाया था। ममदानी ने अपने मेयर चुनाव की जीत को ट्रंप के खिलाफ जनादेश की तरह पेश किया। अपने भाषण में ममदानी ने कहा कि अगर कोई एक शहर उस देश को दिखा सकता है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया है कि उसे कैसे हराया जाए, तो वही शहर है जिसने ट्रंप को पैदा किया, न्यूयॉर्क। ये सिर्फ ट्रंप को रोकने का तरीका नहीं है, बल्कि अगले शख्स को रोकने का भी तरीका है। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। आपको बता दें कि ममदानी ने 4 बड़े चुनावी वादे किए जो उन्हें जीत के दरवाजे तक ले गए, जिनमें घरों का किराया फ्रीज करना ताकि किराएदारों पर महंगाई का बोझ न बढ़े, सभी के लिए फ्री बस सर्विस, कामकाजी तबका और छात्रों को राहत मिले, सरकारी किराना दुकानें खोलना ताकि जरूरी चीजें किफायती दामों पर मिले, बच्चों के लिए मुफ्त डे केयर सुविधा जिससे कामकाजी परिवारों को राहत मिले। ममदानी के वादों से शहर के कारोबारी भी परेशान हैं। जब जून में उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीती तो वॉल स्ट्रीट में चिंता बढ़ गई। कई कारोबारियों ने शहर छोड़ने की धमकी दे दी थी। कुछ बिजनेसमैन ने कहा था कि न्यूयॉर्क अब बर्बाद होने से बस एक कदम दूर है, लेकिन ममदानी ने सब कुछ दरकिनार करते हुए मेयर का चुनाव जीता है। ज़ोहरान ममदानी इजराइल से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि ज़ोहरान ममदानी के पास न खुद का घर है, न ही अपनी कार है। वो फिलहाल न्यूयॉर्क के एस्टोरिया इलाके में किराए के घर में रहते हैं। मेयर बनने के बाद उनकी सालाना सैलरी $2,60,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2.2 करोड़ रुपए हो जाएगी। अब वो ग्रेसी मैंशन यानी मेयर के सरकारी घर में रहेंगे, जिससे उनका किराया भी बचेगा। आज तक ब्यूरो।